नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचर्स के लिए, उन सभी में इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो नॉर्मली आपका जो है सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ था कि कैसे आप अपने बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जो है कि उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाई गई है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन पे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले वो आपके पास इजीली जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक का विकास का सिद्धांत, उन्होंने नैतिकता पे कौन सा सिद्धांत दिया है उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोहलबर्ग जो है कि वो किस देश के वैज्ञानिक थे। तो ये जान लीजिए, ये हमारे जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हुई थी और इन्होंने जो है कि अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोहलबर्ग की सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में जानते हैं। कोहलबर्ग ने 1958 को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कहानियों में से एक हेनज नाम के एक व्यक्ति से संबंधित है, जो कि यूरोप में कहीं रहता था। हेनज की पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा जो एक रासायनिज्ञ द्वारा बनाई गई है, उससे उसे बचाया जा सकता है। एक स्थानीय रासायनिज्ञ द्वारा दवा की खोज की गई थी और जो है कि वो उसे अच्छे दामों में बेचना चाहता था। तो हेनज जो है उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि जो है कि आप हमें ये दवा दे दीजिए। लेकिन जो वो केमिस्ट होता है वो उससे बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है। हाँ, जो उसका दाम होता है उससे भी 10 गुना अधिक। चूँकि हेनज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तब पर भी वो एक प्रयास करता है। वह अपने सगे संबंधियों भाइयों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें जो है कि दवा के लिए पैसे चाहिए, और वो कुछ पैसों का और इंतज़ाम कर लेता है। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस केमिस्ट को दे पाए और वो दवा ले पाए। वो उसके पास जाता है और उसको समझाता भी है कि जितना मेरे पास पैसा है आप उतना पैसा ले लो और बाकी आप हमें दवा दे दो, हम बाद में आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन वो केमिस्ट ये बात को नहीं मानता है, वो अच्छे पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो मना कर देता है। हेनज अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करता है और वो उसे ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो जो है केमिस्ट के घर में घुस जाता है और वहाँ से वो दवा को चुरा लेता है। अब देखिए, इस तरह की चीज़ों में आपके मन में कई तरह के क्वेश्चंस उठते होंगे कि आखिर ये सही है कि गलत है। तो नैतिकता के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ तर्क यहाँ पे किए जाते हैं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है। देखिए, आज्ञाकारिता के हिसाब से हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे परिणाम स्वरूप जेल में रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशंस उत्पन्न होते हैं। एक तो उसे चोरी कर लेनी चाहिए और दूसरा उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो जो है कि अपनी पत्नी से प्यार करता है और उसे मरने नहीं देना चाहता और वो एक अच्छा पति साबित होना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चोरी करता है तो उस कंडीशन में उसे जेल की सज़ा हो सकती है और समाज में उसकी जो है कि जो आप उसका फेस है वो जो है कि गलत तरीके से शो हो सकता है। तो यहाँ पे हम तर्क देखते हैं। पहला चरण का तर्क क्या है? आज्ञाकारिता का तर्क है कि हेनज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे परिणाम स्वरूप जेल में रखा जाएगा। इसका अर्थ होगा कि वह एक बुरा व्यक्ति है। या हेनज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह केवल $200 के लायक है, न कि चिकित्सक इसके लिए कितना चाहता है। हेनज भी इसके लिए भुगतान करने की, चूँकि देखिए, हेनज जो है कि उसको भुगतान करना चाहता है। वो कहता है कि हम इससे बाद में पैसा दे देंगे, लेकिन तब पर भी वो केमिस्ट नहीं मानता है। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक तर्क दिया हुआ है कि उसको वहाँ पे चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो चोरी कर रहा है वो किसी की भलाई के लिए कर रहा है। चलिए दूसरे चरण की तर्क को देखते हैं। ब्याज। देखिए, हेनज को दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वह अपनी पत्नी को बचाता है तो वह ज़्यादा खुश होगा। अगर उसकी पत्नी बच जाती है तो वो उसको ज़्यादा खुशी होगी। या
हेनज को दवा नहीं चोरी करनी चाहिए क्योंकि उसे जेल में भयानक दंड मिल सकता है। चलिए तीसरे चरण में देखते हैं। हेनज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी उससे अपेक्षा करती है कि वह एक अच्छा पति बनना चाहता है। या हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी खराब है और वो आपराधिक नहीं है। उसने कानून तोड़ने के बिना यह सब कुछ करने की कोशिश की है, आप उसे दोष नहीं दे सकते हैं। ये मात्र एक तर्क है जो कि सामान्य आदमी के अंदर और उस दिमाग में उत्पन्न होता ही होता है। क्या ये चोरी सही है या चोरी गलत है। देखिए चौथे चरण के अनुसार हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कानून चोरी करने पर रोक लगाता है। इसे अवैध बना दिया जाता है। देखिए अगर चोरी जो है वो कानूनी रूप से अवैध है, इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। या हेनज को अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए और उसको जो है कि जो अपराध है उसके लिए उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उसने जिस केमिस्ट के यहाँ से दवा चोरी की है उसका जितना मूल्य होता है वो उसे पे भी करना चाहिए। ये भी एक तर्क बनता है। देखिए पांचवा तर्क क्या है, मानवाधिकार का तर्क कि हेनज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि कानून के बावजूद हर किसी को जीवन चुनने का एक अधिकार है। या हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक को उचित मुआवजे का अधिकार है, यहाँ तक कि अगर उसकी पत्नी बीमार है तो वह अपने कार्यों को सही नहीं ठहरा सकता है। चलिए छठे चरण का हम तर्क देखते हैं। यहाँ पे है सार्वभौमिक मानव नैतिकता। हेनज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि मानव जीवन को बचाने से दूसरे व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों की तुलना में अधिक मौलिक मूल्य होता है। या हेनज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि दूसरों को दवा की तरह बुरी तरह की आवश्यकता होती है और उनके जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे नैतिकता के अनुसार कई तरह के तर्क हम दे सकते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या हेनज ने दवा चुरा ली है, क्या उसे दवा चुरा लेनी चाहिए, क्या हेनज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है तो क्या वह सब कुछ बदल जाएगा, क्या होगा यदि मरने वाला व्यक्ति अजनबी था तो इससे कोई फर्क पड़ता है, क्या महिला की हत्या के लिए रासायनिक को गिरफ्तार कर लेनी चाहिए। इस तरह की कई तरह के क्वेश्चंस, नैतिकता वाले क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है या गलत है। अब देखते बात करते हैं नैतिकता की। देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैतिकता में किस चीज़ की पहचान होती है, तो ये नैतिकता में हमें सही और गलत की पहचान होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो जब दूसरे व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से देखता है तो वो इस चीज़ को देखता है कि वो सही है या गलत है। दूसरी चीज़, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। ये जो नैतिकता का गुण है वो सामाजिक परिवेश से ही आता है। वो अपने आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही होती हैं वहीं से वो चीज़ें सीखता है। यह बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही आता ही आता है कि बालक जन्म से अनैतिक होता है या नैतिक होता है। जी नहीं, बालक जब जन्म लेता है तो वो एक कोरा कागज होता है, उसे किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता है। वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो एक समाज से ही करता है। इसलिए बालक जन्म से ना नैतिक होता है ना तो अनैतिक होता है। यह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। ये जो भी सीखता है वो हमारे समाज से ही सीखता है। देखिए मॉरल डेवलपमेंट थियरी क्या कहती है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था सिद्धांत भी कहा है। ये जो है कि आपकी अवस्था सिद्धांत है क्योंकि इसमें एजेज आपकी डिवाइड है कि किस अवस्था में कौन सी चीज़ें एक बच्चा सीखता है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक का तात्पर्य क्या है कि कोई बच्चा वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। मतलब कि बच्चा चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, किसी देश का भी हो, लेकिन वह इस अवस्था से गुजरता ही गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। जो नैतिकता सीखने का गुण होता है, जो वो समाज से सीखता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जो है एक क्रमिक रूप में चलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को
व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखिए, एक अगर आप 10 बालकों को लें और उसे आप समाज में जो है कि नैतिकता सिखाने के लिए आप जब जाते हो, तो आप जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज और लास्ट स्टेज में आप पहुंचते हो, तो आप देखते हो कि उनमें से कुछ ही लोग जो है कि उस नैतिकता को सही ढंग से सीख पाते हैं। चलिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्होंने कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो उन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इसको 3 स्तर पर रखा हुआ है। इन्होंने 3 स्तर की बात की हुई है और 6 अवस्थाओं को बात किया हुआ है। इन्होंने 2 अवस्थाओं को एक साथ रखा हुआ है। देखिए, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 साल के बीच में होती है। उसे हम पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं, प्री कन्वेंशन स्टेज। इसमें जो है कि आपके 2 अवस्थाएं, एक है आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था और दूसरा है आपका अहंकार की व्यवस्था। दूसरा आपका जो है कि स्तर आता है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था में जो है 10 से 13 साल के बीच में होती है और ये प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, 13 वर्ष से अधिक। 13 वर्ष से अधिक उम्र को इन्होंने उत्तर परंपरागत स्तर में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सार्व सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 6 अवस्थाएं हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इसे किस तरह से उन्होंने शो किया हुआ है। पूर्व परंपरागत अवस्था, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार दंड पर आधारित होता है और इसी डर से वो अच्छा व्यवहार करता है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी को गाली दे रहा हो और आप उसको बोलें कि अगर आप गाली देते हो तो आपको मारा जाएगा या पीटा जाएगा, तो वो इस बात को जो है कि जब भी वो किसी को बोलने जाएगा तो उसको एक डर बना रहेगा कि जो है कि अगर मैं किसी को गाली देता हूँ तो मुझे मार पड़ सकती है। तो ये नैतिकता डर के कारण आया हुआ है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखाने के लिए उन्हें जो है कि डराते हैं कि इस चीज़ को करो, इस चीज़ को मत करो। बच्चा सोचता है कि यह दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। बच्चा ये सोचता है कि अगर मुझे मार नहीं पड़नी चाहिए या मुझे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए तो उसे उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा किसी को गाली दे रहा है तो वो उस चीज़ का पालन करेगा कि अगर मैं किसी को गाली देता हूँ और अगर मेरे माँ बाप या कोई जो है किसे सुन लेता तो वो मुझे दंड दे सकता है। इस डर से वो गाली नहीं देता है। इसी एवज में वो चोरी नहीं करता है और कई चीज़ें होती हैं जो वो इस समाज से सीखता है। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से होता है। तो इस अनुसार वो क्या कर रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसमें जो उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है वो उससे समझता है कि ये सही किया है या इसने वो गलत किया हुआ है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वही बात सही है इस जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, जिसे जिद्दीपन कहते हैं। जैसे वो बोलता है कि मुझे कंचे खेलना है तो वो अपनी इच्छा पूरी करता ही करता है और वो कंचे खेलता है। उसे बिस्किट चाहिए तो वो बिस्किट के लिए भी जिद करता है और बिस्किट लेके ही मानता है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से, चोरी करने से होता है तो काम करता है। अगर वो ये देखता है कि अगर वो कोई चीज़ चाहता है और उसके लिए वो ये सोचता है कि झूठ बोलने पर ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, तो वो वहाँ पे झूठ बोलता ही बोलता है। तो ये है दूसरी अवस्था, अहंकार की अवस्था। अब चलते हैं तीसरी अवस्था पे, जो कि परंपरागत अवस्था है, जो कि 10 से 13 साल के बीच होती है। इस चीज़ का ये एक क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सी अवस्था जो है कि किस ईयर में होती है।
तो आपका पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वो 4 से 10 साल, और परंपरागत अवस्था आपकी 10 से 13 साल, और अगला जो है कि जो अवस्था होती है वो आपकी 13 साल से अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उसके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। जैसे कि उसके माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो या ये चैप्टर पढ़ लो, तो वो उस चैप्टर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो है कि अपने माँ बाप को सुनाता है और वो बोलता है कि मैंने इसको तैयार कर लिया। तो माँ बाप जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो काफ़ी उत्साहित होता है। तो इस तरह से इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे वो प्रशंसा प्राप्त कर सके। वो समाज में इस तरह के व्यवहार करता है कि जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें। जैसे वो अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देता है, वो लोगों से अच्छे बात करता है, वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है जिससे समाज में उसकी जो है कि लोग प्रशंसा शुरू करें। उस व्यवहार को ही हम अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन के स्वरूप समाज और उसके परिवेश निर्धारित किया जाता है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। यह है हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। मतलब कि जो भी समाज के विरुद्ध वो कार्य करेगा वो जो है अनैतिक कहा जाएगा। चलिए अब तीसरे स्तर पे चलते हैं। उत्तर परंपरागत स्तर जो कि 13 साल के बाद की होती है। उत्तर परंपरागत स्तर को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्था है एक सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते वो समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाएगा। परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति व सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। देखिए, सामाजिक समझौते की अवस्था को वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मानता है। वो ये सोचता है कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उसका उसे पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करता है तो वो समाज के बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए उसे उन नियमों का पालन करना होता है। लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी मानता है कि अगर समाज में कोई गंदगी है, कोई रूढ़िवादी है, कोई अंधविश्वास है, तो उसे दूर करना भी एक उसकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरे पे आते हैं। यह आपकी छठवां जो है कि अवस्था है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। 13 साल के बाद बालक समझदार हो जाते हैं। वो अपने अच्छे बुरे के बीच में समझने लगते हैं। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का भी प्रयोग करने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इनके जो है कि 6 अवस्थाएं हैं। इन 6 अवस्था को याद कर लीजिए। कौन सी अवस्था किस ईयर में आती है उसको आप देख लीजिए, और जो आपको बताई गई है उसे आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये अवस्थाओं में ये चीज़ें होती हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। कोहलबर्ग सिद्धांत के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा है सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, और डी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इस पे आंसर होगा गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, संभावित सजा शामिल है। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा वो है डी, संभावित सजा शामिल है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सभी अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, ये आप आंसर खुद दीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार में स्पष्ट नियम रखना, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म तभी दे सकता है जब उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल किया जाए। आंसर होगा बी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं। गलत। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। गलत। कोहलबर्ग के प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। गलत। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया है। ये आंसर आपका सही होगा। थैंक यू वेरी मच।